हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए बीए, बीएससी और बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एनसीसी सब्जेक्ट जो आपके लिए कभी कभी बहुत हार्ड बन जाता है, और ये आपके लिए मैं आप सबके लिए 50 क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद इनमें से सारे क्वेश्चन ही फंस जाएँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। समूह चर्चा में इनमें से कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। समूह चर्चा मतलब आप कभी 8-10 दोस्तों के साथ में बैठकर किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते ही होंगे। आराम से कोई भी विषय ले लीजिए, किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा में बेहद ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, ये पूछा गया है। तो पहला नंबर भावात्मक स्थिरता। भावात्मक स्थिरता मतलब कि अपने मन को स्थिर करके किसी भी चीज़ को सोचना, तर्कसंगत करना, ठीक है। और बी नंबर शत्रुता, डी नंबर आक्रामकता और सी नंबर अज्ञानता। देखिए, शत्रुता करके, आक्रामकता मतलब लड़ाई झगड़ा करके, और अज्ञानता मतलब कि आप बिना ज्ञान के किसी भी समूह चर्चा में शामिल कैसे हो सकते हैं। शामिल भी हो जाएं तो फिर आप उसको समूह चर्चा को ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भावात्मक स्थिरता, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। मतलब ग्रुप डिस्कशन में, मतलब समूह चर्चा में किससे बचना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए पहला वाला है कि तथ्य बोलना, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा तेज़ी से बोलना, चौथा है स्पष्टता के साथ बोलना। तो देखो, तथ्य बोलना मतलब कि किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल बोलना, ठीक है। प्रश्न पूछना, हम समूह चर्चा में शामिल होते हैं तो काफ़ी लोगों से आप बातचीत करते टाइम प्रश्न पूछते होंगे और आंसर भी देते होंगे। हाँ, ये भी सही है। समूह चर्चा में बेहद ज़रूरी चीज़ है स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी के साथ बोलना किसी भी चीज़ को। ये भी ऑप्शन अपन का सही है। सी ऑप्शन, तेज़ी से बोलना। तेज़ी से बोलना या फिर गलत तरीके से बोलना, ये चीज़ सही नहीं है। तो समूह चर्चा में हमें इसी से बचना चाहिए। सी नंबर पर टिक कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है जो अभी खुला है। मार्गदर्शन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए पहला कदम। देखिए, इसमें पहला कदम पूछा है, बाकी तो इसमें सारी विशेषताएं दी गई हुई हैं, लेकिन हमें पहला स्टेप देखना है। तो पहला स्टेप चलो पता करते हैं हम। पहला ऑप्शन है स्कूल के निर्देशात्मक लक्ष्य के लिए है। वर्ग प्रबंधन के लिए व्यवहार संबंधी उद्देश्यों को तैयार। तीसरा, उच्च ग्रेड स्तर पर छात्र की प्रगति के लिए एक न्यूनतम योग्यता स्तर तय करें। चौथा, छात्र निकाय के लिए मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें। तो देखिए, हमें सर्वेक्षण करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा, वहाँ पे रह करके उच्च स्तर पर छात्र की प्रगति के लिए न्यूनतम योग्यता तय करना। देखिए, जब हम योग्यता तब तय कर पाएंगे जब हमें एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन हमें कोई एग्ज़ाम तो लेना नहीं है, हमें सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होकर के पहला कदम देखना है। वर्ग प्रबंधन के लिए ये भी सही नहीं रहेगा कि इसके लिए भी हमें समय चाहिए होगा स्कूल में रहने के लिए। पहला ऑप्शन ही हमने कहा हमारा सही है, क्योंकि निर्देशात्मक लक्ष्य स्कूल का जो नियम है उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है। मार्गदर्शन मतलब सहायता करना। कोई भी आकर के आपको कोई गाइड करता है किसी भी चीज़ को लेकर के, आप पढ़ाई करते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आप टीचर का मार्गदर्शन लेते हैं, बोलते हैं कि टीचर हाँ हमें बताइए इसमें क्या आएगा, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, यही मार्गदर्शन कहलाता है। तो मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है, इसका पहला ऑप्शन व्यक्ति का समग्र विकास करना। देखिए, अपन लोग किसी से गाइडेंस ले लेते हैं तो हमारा विकास तो स्टार्ट होना हो ही जाता है, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत ज़रूरतों की स्वीकृति। तीसरा, सतत प्रक्रिया नहीं है, व्यक्तिगत ज़रूरतों और अंतर की पहचान। सतत प्रक्रिया, ये देखिए, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। मार्गदर्शन तो एक सतत प्रक्रिया है ही, ये आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। तो इसका सी ऑप्शन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य। शैक्षिक मार्गदर्शन का उसमें मुख्य उद्देश्य पूछा है। पहली बात कि शैक्षिक मार्गदर्शन होता क्या है। जब देखिए कोई हमारा टीचर हमारा या फिर स्टूडेंट किसी का भी देख लीजिए, उनका मार्गदर्शन करता है, टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है इसमें, तो कोई भी शिक्षक अपने छात्र का मार्गदर्शन करता है तो उसे हम शैक्षिक मार्गदर्शन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है कि तो इसमें ऑप्शन ए, बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तन लाना। आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी, जब छात्र का मार्गदर्शन गुरु करते हैं तब उनका मनोविज्ञान विकास तो आरंभ हो ही जाता है। आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी मतलब कि जो टीचर होता है वो अपने निर्देश के अनुसार जिम्मेदारी उठाता है। तो इसमें सी नंबर हमारा सही है, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिए। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दिया है एक समूह में हमें डॉट 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 होना चाहिए। तो समूह में क्या क्या होना चाहिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुखर। मुखर का मतलब कि हमारा वाणी में कौशल, मतलब बोलने की कुशलता होनी चाहिए समूह में। बी नंबर हावी, हमें किसी पे क्या हावी होना चाहिए या निरंकुश होना चाहिए, नहीं ये तो गलत है। सी नंबर व्यक्तिपरक, हमें हमेशा दूसरों को परखते रहना चाहिए, खुद को कुछ नहीं दिखना चाहिए, ये भी गलत है। अज्ञानी होना चाहिए, बिना ज्ञान के तो हम किसी समूह में ठीक से ना तर्क कर सकते हैं, ना हम किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी प्रविधि, प्रविधि मतलब कि विधि, मतलब मेथड, जैसे आप लगाते हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय, ये सभी मेथड ही तो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे इसमें पूछा गया कि कौन सी प्रविधि किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। संगठन मतलब ग्रुप। पहला नंबर वाद विवाद, दूसरा समूह चर्चा, तीसरा भाषण, चौथा तर्क। देखिए समाज में समूह चर्चा से ही अपन लोग संगठित रूप से रह सकते हैं। वाद विवाद ये भी सही है, लेकिन वाद विवाद तो बात की चीज़ें हैं। भाषण, सिर्फ एक इंसान भाषण दे और बाकी सब सुने, ये तो सही नहीं लगता हमें। सिर्फ तर्क ही करते रहना, नहीं। समूह चर्चा में देखिए, समूह चर्चा में तर्क भी हो जाता है, वाद विवाद भी हो जाता है और भाषण, ये तीनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो समूह चर्चा बेटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा शुरू करने का सबसे बुरा समय कब होता है। इसमें देखिए सबसे बुरा समय पूछा गया है, नेगेटिव चीज़ पूछी गई है। अब हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब हर कोई चुप हो, जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो, जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों, जब कम समय बचा हो। तो देखिए सबसे बुरा समय पूछा है जब हर कोई चुप हो। इसमें हमें सी ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों तो सुनने का कौन, जब सब बात ही बात करते रहेंगे तो सुनने का कौन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए, दूसरा है स्कूल बदलने की योजना के लिए। स्कूल बदलने के लिए क्या हमें माध्यमिक स्तर पर छात्रों का मार्गदर्शन चाहिए, नहीं, गलत है ये तो। नौकरी की योजना बनाने के लिए, भाई जब हम अभी माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी अभी से हमें, ये भी गलत है। एक पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो तो सिर्फ टीचर ही बनाते हैं, स्टूडेंट तो कभी बनाते ही नहीं है। पोर्टफोलियो मतलब ये होता है कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है, आप लिख लीजिए पोर्टफोलियो एक परिभाषा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चों ने अपने प्रारंभिक स्तर से अभी तक जो जितनी तरक्की की है, क्या क्या उन्होंने तरक्की की है पढ़ाई में, खेलकूद में या किसी भी क्षेत्र में, उन सभी का बायोडाटा होता है, वो एक डायरी में लिखा होता है। उस डायरी को अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं। वो सिर्फ एक शिक्षक के पास होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्श का इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या सही है। असुरक्षा की भावना से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, व्यक्तियों का अपनी भावात्मक समस्याओं से समायोजन, खराब आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान की समस्याएं, कार्य वातावरण में समायोजन से संबंधित समस्याएं। तो मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन पाकर अपन लोग असुरक्षा की भावना से संबंधित समस्याओं पर ध्यान, ये तो देखिए निगेटिव दिख रहा है अपन लोग को, ये तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, और व्यक्तियों का अपनी भावात्मक समस्याओं से समायोजन, ये भी हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें खुद की भावनाओं से समायोजन नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता है। सी नंबर खराब आत्म अवधारणा, देखिए इसमें पहला शब्द ही इसमें निगेटिव दिया है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। एक स्कूल में एक अच्छा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला का बेहतर उपयोग करने और विषय में मार्गदर्शन में सुधार करने के संबंध में बात करता है, उससे क्या कहते हैं। देखिए स्कूली स्तर पर छात्र और शिक्षक के बीच में जो बात हो रही है, तो देखिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन तो है नहीं है, निर्देशात्मक परामर्श नहीं, ये भी नहीं है, उसने सिर्फ मार्गदर्शन के लिए बात की है। यहाँ पे हमें इसमें यही दिख रहा है। सूचना सेवा, ये भी सही नहीं है, ना किसी को सूचना दे रहा है, इसमें शैक्षिक मार्गदर्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है। खुद की खोज मतलब खुद के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जान सकते हैं अपन लोग। लोगों से अपने बारे में पूछना, लोग क्या बताएंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। स्वमूल्यांकन मतलब खुद का मूल्यांकन, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है,
ये अपन का सही है। अतीत के बारे में सोचना, अतीत से भाई किसी का भला आज तक हुआ है ना कभी होगा। हम सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचकर ही आगे बढ़ते हैं। भविष्य के लिए सचेत योजना बनाना नहीं, भविष्य के लिए नहीं, हमें वर्तमान में जीना सीखना है। तो इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा का कार्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा एक हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए समावेशी शिक्षा ये होती है जिसमें कोई भी शिक्षक अपने छात्रों में बिना भेदभाव किए, मतलब किस लिंग, लड़की है कि लड़का है, कौन से धर्म से आता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, कौन सी जाति का है, दिव्यांग है मतलब विकलांग है कि सही है, तेज दिमाग का है कि मंदबुद्धि है, दिव्यांग बालक है, इन सब में बिना भेदभाव किए वो शिक्षा देता है। ठीक है, इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसका कार्य क्या है? गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। यस, ये सही है। कौन गरीब है कौन अमीर है, इसमें शिक्षक बिना भेदभाव किए हुए अपने छात्रों को शिक्षा देता है। दूसरा, विकलांग बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही जी। विकलांग मतलब जो विकलांग है वो अपने परिवार और समुदायों के साथ रहने में सक्षम बनाता है। कोई उसे ताने नहीं मारता कि तुम विकलांग हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो। ये भी सही है। सी नंबर, सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों ऑप्शन सही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभ में सामान्य स्कूल में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करने वाला प्रायोजित योजना। तो देखिए इसमें विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए पूछी गई है। पहला नंबर है CIET, इसका हिंदी में अर्थ होता है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र। तो प्रौद्योगिकी का क्या लेना देना है इससे? बी नंबर SSA, सर्व शिक्षा अभियान, इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर आएंगे आपके। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन में तो टिक कर दिया, नहीं, इसका फुल फॉर्म ध्यान से लिखिए। RMSA, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सर्व शिक्षा अभियान, ये वाला ऑप्शन सही है। 15वां, समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने की रणनीति है। तो वातावरण मतलब बिना भेदभाव वाला वातावरण बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, सहकारी शिक्षा। दूसरा, गतिविधि आधारित शिक्षा, सुलभ का वातावरण, डी ये सभी। तो इसमें ये चारों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों के लिए, जितने प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए सुलभ वातावरण तैयार हो जाता है, गतिविधि आधारित शिक्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, सुनने और बोलने की अक्षमता के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षक रणनीति या रणनीति हो सकती है। इसमें अक्षमता पूछी है, तो तेजी से पढ़ने से बचें और चाक बोर्ड में लिखते समय बात करने से बचें। ठीक है। दूसरा दिया है स्पष्ट आवाज़ और पूरक सुनना। इसमें ये दोनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि लिखते समय बात तो करना नहीं चाहिए, और स्पष्ट आवाज़ और पूरक सुनना ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मूल्य क्या है। इसमें मूल्य पूछा है, तो पहली बात आप एक थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, मूल्य की परिभाषा लिख लीजिए। ये लैटिन शब्द होता है वैलेरे, VALERE, इससे इसकी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है कीमत। और इसमें परिभाषा लिखिए, मूल वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समान या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। मूल मतलब कि ये व्यक्तियों को समय के महत्व को समझाता है और वो समय के भरपूर उपयोग करते हैं। मूल काफ़ी नैतिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब देखना, इसका पहला ऑप्शन है कार्रवाई का एक सेट। दूसरा है बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का सेट। तीसरा, व्यक्तिगत गुणों का एक समूह और अनुभवों का एक समूह। देखिए, पहला कार्रवाई का सेट, अनुभवों और व्यक्तिगत गुणों। देखिए, बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का सेट, बुनियादी और मौलिक मान्यताओं में ये तीनों ही ऑप्शन शामिल होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता अपनी क्या करते हैं। बहुसांस्कृतिक मतलब समझ जाइए, बहु मतलब खूब सारी। इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र इच्छाओं और स्वार्थ से अवगत होता है, ग्राहकों के प्रति व्यवहार, स्वयं की व्यक्तिगत समस्याएं। हमें इसमें ना ग्राहकों से मतलब, हमें ना खुद से मतलब है, ना क्षुद्र इच्छाओं से। इसमें सिर्फ बहुसांस्कृतिक की बात हुई थी, मतलब कि कई सारे धर्म, कई सारी जातियाँ, इनसे मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, मुवक्किल की विभिन्न जाति और मान्यता। मुवक्किल मतलब व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति की विभिन्न जाति और मान्यता, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्व प्रकटीकरण में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए, युद्धों की कहानियाँ। भाई खुद के बारे में पूछा है, तो युद्ध कहाँ से आ गया इसमें।
क्वेश्चन नंबर बी, समूह के साथ आत्मज्ञान साझा करना, ये सही है। सी नंबर देखते हैं, समूह पर नकारात्मक भावनाओं को डंप करना, नहीं, समूह में हम नेगेटिव बातें करके आगे कुछ इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। डी नंबर, दूसरों के विचारों का आत्ममंथन करना, नहीं, इसमें स्व प्रकटीकरण पूछा है तो खुद के बारे में बताया गया है इसमें, तो बी ऑप्शन सही है। किस प्रकार के समूह परामर्शदाता लोगों की मूल रूप से सकारात्मक और वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है व्यवहार, समूह केंद्रित, हीन भावना, मनोविश्लेषण, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विचार मंथन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग समूहों द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इनमें से कौन ब्रेन स्टॉर्मिंग की विशेषता नहीं है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पता है क्या होता है? शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें सीखने वाले के मस्तिष्क में किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु सजग किया जाता है। मतलब इंसान के दिमाग में किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उसके समाधान के लिए उसे पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है और उस समस्या के समाधान का निष्कर्ष निकाला जाता है। इसे अपन लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए नोट करके। पहला ऑप्शन है एक समय सीमा होती है। दूसरा ऑप्शन विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा विचारों की मात्रा सर्वोपरि है। चौथा रचनात्मक व्यवहारिकता को ओवरराइड करती है। ओवरराइड मतलब अवहेलना करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, परामर्शदाता जो प्रत्येक ग्राहक की ज़रूरतों और क्षमता के अनुसार अपने दृष्टिकोण और तकनीकों का चयन करते हैं, इसे क्या कहते हैं? मानवतावादी, उत्तेजना करने वाला, संज्ञानात्मक या उदार? तो इसे अपन लोग इसमें मानवतावादी तो नहीं होगा, क्योंकि मानवतावादी इसमें काफ़ी सारी नैतिक चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। बी नंबर उत्तेजना करने वाला, नहीं, हमें इसमें ग्राहक से संबंधित मतलब ग्राहक की ज़रूरतों और क्षमता का इसमें पूछा गया है। ग्राहक मतलब दूसरा इंसान, उसके बारे में हमें समझ कितनी रखनी है ये पूछा गया है। तो इसमें संज्ञानात्मक होगा इसका सही ऑप्शन। अब संज्ञानात्मक की आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए, मैं इसका मतलब अर्थ समझा देती हूँ आपको। संज्ञानात्मक को आप तोड़ लीजिए संज्ञान में, ठीक है। संज्ञान का मतलब होता है गहराई से जानना समझना। तो ग्राहक की ज़रूरतों का इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से समझना है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब बच्चों की सीखने व सूचना एकत्रित करना, लेकिन इसमें हम दूसरे ग्राहक किसी और इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। संज्ञान में भाषा, चिंतन, तर्क शक्ति सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। कौन सा काउंसलर हस्तक्षेप क्लाइंट वर्बलाइजेशन का सबसे बारीकी से अनुसरण करता है? तो पहले आप समझ लीजिए कि वर्बलाइजेशन होता क्या है। जब कोई भी इंसान किसी समस्या का समाधान करते हैं, उस समय अपने विचारों को मौखिक रूप से बताते हैं कि मतलब हमने समस्या का समाधान किस प्रकार से किया, कैसी समस्या आई, कैसे कर सकते हैं, और आप लोग भी उनको और सामने वाले को बता सकते हैं अपने अनुभव के बारे में। इसका है पहला कि भावना का प्रतिबिंब, मतलब कि अपने अंदर की जो भावना है उसको बताना, ये तो नहीं है, क्योंकि वर्बलाइजेशन का मतलब ही होता है कि मौखिक रूप से बताना। आना सामना, ये गलत है। सकारात्मक विचार, ये सही है, लेकिन सामग्री का पुनर्कथन, इसमें सकारात्मक विचार भी आ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यस्थ किस प्रकार के परामर्श का एक महत्वपूर्ण आयाम है? यह एक क्रियात्मक आयाम है। ये तो फैक्चुअल चीज़ है, ये तो बी नंबर ही सही है। इसमें कोई डेफिनेशन या किसी प्रकार की कोई समझ ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष परामर्श गतिविधियों आमतौर पर उनके प्राथमिक समर्थकों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए मोरेनो के लिए साइकोड्रामा उसी तरह से जैसे हॉट शीट के लिए है। क्या ज़रूरी है? तो मोरेनो के लिए साइकोड्रामा ज़रूरी है, ऐसे ही सीट के लिए पर्स ज़रूरी है। तो पर्स डी ऑप्शन हमारा सी लगा दीजिए। ग्लासर्स रियलिटी थेरेपी किस पर केंद्रित है? इसमें पूछा गया है ये संज्ञान पर, प्राणी पर, पहचान पर, या विकास दिलचस्पी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, डॉट 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 का मानना है विकास और उत्पादकता की ओर झुकाव के साथ व्यक्ति स्वभाव से अनिवार्य रूप से अच्छा है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, या फिर कौन से तथ्य के हिसाब से ये परिभाषा सही है? देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी के हिसाब से। इसमें विकास और उत्पादकता के बीच का पूछा गया संबंध, तो इसमें ये तो सही नहीं है।
व्यवहारवादी, ये भी सही नहीं है। डी नंबर नव फ्रायडियन, ये तो मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड जी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ग्राहक केंद्रित दृश्य, ये सही है। 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे बाल विकास के 4 प्रमुख चरणों की पहचान करता है। कौन उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत, देखिए पूछा कि बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करने और क्रमबद्ध करने की क्षमता विकसित करता है और उनके भौतिक हेरफेर के बावजूद वस्तुओं के बीच संबंध बना रखता है। तो मैं बता दूं ये सब चीज़ें आप लोग छोटे क्लास में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। ये था बीटीसी जो ट्रेनिंग कराई जाती है डीएलएड में, उसमें ये पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है उनका काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो मैंने उसमें से पढ़ के समझा है, फिर मैं बताती हूँ कि पियाजे जो बाल विकास के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदीगामक बताई थी, जिसमें बच्चा चलना फिरना सीखता है। ठोस संचालन मतलब मूर्त अवस्था होती है, एक होती पूर्व क्रिया और एक होती है अमूर्त। तो बच्चा चीज़ों को वर्गीकृत करना और क्रमबद्ध करने की क्षमता का विकास ठोस संचालन यानी मूर्त क्रिया अवस्था से करता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। ये लोग आप पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही कर पाएंगे, ऐसे रट के तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, 29 पे आते हैं। वयस्कता के दौरान निरंतर विकास को स्वीकार करने वाला पहला सिद्धांतकार कौन सा था? तो ये आपको याद ही करना होगा कि जंग थे, पहला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे 2 सिद्धांतवादी तो के नाम पूछे इसमें, जो मानते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मरे और मॉसले। ठीक है, फ्रायड का संबंध क्या है? तो फ्रायड ये लिख लीजिए आपकी आ भी सकता है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि फ्रायड एक मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने दिया था अपना सिद्धांत, उसमें था कि आईडी अहंकार और सुपर ईगो। ठीक है, आईडी का मतलब ईगो होता है, ईगो भी दूसरा नाम होता है इसका, ईगो अहंकार और सुपर ईगो, इसका ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, जंग का संबंध किससे? तो जंग ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता से बात की थी। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और व्यक्ति के बाहर समाज में वो कैसा व्यवहार कर रहा है और उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? अंतर्मुखता मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, बहिर्मुखता मतलब समाज में वो कैसे सामंजस्य बैठा के रखता है। ठीक है, अपने और लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33, एक सेवार्थ जो पुराने व्यवहार पैटर्न की ओर लौटता है क्या कहलाता है? ये तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सेवार्थ मतलब कोई भी इंसान जो सेवा करने वाला होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो डिलीवरी होती है, वही समझ लीजिए। डिलीवरी करने कोई जाता है या फिर आप लोग ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं, ठीक है, वही समझ लीजिए। जो पुराने व्यवहार पैटर्न की ओर लौटता है क्या कहलाता है? तो पहला है पेश होना थोड़ी ना कहता, वो तो जाने की बात कर रहे हैं, लौटने की। बी नंबर प्रतिकारी का मतलब होता है कि विरोध करना, ये तो गलत ही है। साकार करना, कोई सिद्ध थोड़ी ना करना उससे कोई काम, या ना कोई वो वैज्ञानिक है। डी नंबर प्रतिगमन होता है कि लौटना, हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चौथा नंबर है एडलर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं। तो एडलर किससे संबंधित है? एडलर कुटुंब में नक्षत्र के प्रयोग से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, बैंडुरा संबंध किससे संबंधित है? तो बैंडुरा भी एक मनोवैज्ञानिक थे, वो प्रतिनिधि कंडीशनिंग से संबंधित थे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन का संबंध क्या है? एरिक्सन का संबंध है किससे है? विकास के चरण सिद्धांत से इसका संबंध है। ये मैं आपको एक ही लाइन बता रही हूँ क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक है जिनका सीधा सीधा संबंध दिया गया है और उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से बता नहीं सकती आपको। और क्वेश्चन नंबर 37, ... प्रतिभाशाली छात्रों के बीच शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता के लिए विशेष स्कूलों की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली, ये तो प्रतिभाशाली तो है ही नहीं है, पिछड़े छात्र। डी नंबर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र। शारीरिक रूप से विकलांग, देखिए आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए अलग से एक स्कूल खोले गए हैं, विशेष, उन्हें बोलते हैं विशेष प्रकार के स्कूल।
ठीक है, वो सिर्फ विकलांग छात्रों के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग से स्कूल खोले गए हैं। ये आप लोग रख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की बाधाएं क्या है? पहला नंबर, समाज का भेदभाव पूर्ण रवैया। दूसरा, समाज का भेदभावपूर्ण रवैया, शिक्षा और ज्ञान की कमी। सी नंबर, केवल या केवल बी, ए और बी दोनों। देखिए समावेशी शिक्षा में बाधाएं, इसमें बाधा के रूप में समाज का टीचर, देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये सब सिर्फ शैक्षिक संस्थानों या फिर किसी भी जागृत स्थानों पर जहाँ पे लोग जागरूक हो चुके हैं उस जगह पे तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन कभी भी कहीं कहीं पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी पिछड़ी हुई हैं। वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में भेदभाव किया जाता है, लड़का लड़की होने पे भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं और कोई विकलांग होता है तो उसे घर में रखते हैं, नहीं पढ़ सकते हो, ताने सुनाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें, यही तो बाधाएं हैं जो पिछड़ेपन की चीज़ें या गलत सोच है। तो पहला, समाज का भेदभावपूर्ण रवैया, समाज जब भेदभाव करने लगता है ये तो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान की कमी, जब ये दोनों बहुत बड़ी कमियां हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे, ए और बी दोनों। ठीक है। 39 क्वेश्चन, अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता नहीं है? अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित मतलब उस पर लगाम लगाना, उस पर कंट्रोल करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता नहीं है? आत्म जागरूकता, दूसरा संचार, तीसरा प्रेरणा, चौथा स्व विनियमन। तो आत्म जागरूकता ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, भावात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इमोशनली चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। चलो देखते हैं, इसमें आईक्यू लेवल का बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च आईक्यू होने से उच्च ईक्यू सुनिश्चित होता है। ईक्यू मतलब होता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता। ठीक है, उच्च आईक्यू होने से उच्च ईक्यू सुनिश्चित नहीं होता है। जिसके पास आईक्यू और ईक्यू की कोई राशि नहीं है वे भावात्मक बुद्धिमान है। डी नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि उच्च आईक्यू होने से आईक्यू लेवल अगर आपका हाई है तो ईक्यू ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा या बुरा होगा, ये कोई निश्चित नहीं रहता है, ये हमेशा सुनिश्चित नहीं होता है। तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भावात्मक बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया था? तो बताएंगे आप सब। ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमैन द्वारा दिया गया, पियागेट द्वारा दिया गया, एजे जॉन्स द्वारा दिया गया, कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया। ये सारे देखिए साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक है सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमैन द्वारा दिया गया भावात्मक बुद्धिमत्ता। पियाजे ने बाल विकास के बारे में बताया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का दिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। हो सके तो इन्हें आप एक बार, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो यहाँ हमारे पास ये भी अवेलेबल है। और आपको अपने बीए से या एनसीसी किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी ज़रूरी नोट चाहिए हो या फिर वीडियो आपको चाहिए हो तो हम उस पर बनाएंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट पे, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।